प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह 100 प्रश्न एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर हो गए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू क्लास कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये 100 प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई एग्जामों में भी ये सभी क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पिछले क्लास में 1250 क्वेश्चन को कवर किए थे और आज हम लोग 1251 नंबर से शुरू करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ये सभी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी उसे भी मिलते रहे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डार्विन के द्वारा जो है ऑक्सीजन का खोज किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का दर किस रंग में सबसे कम होता है? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बैगनी, नीला, लाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण का दर जो है सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण का दर जो सबसे अधिक किस में होता है, तो वो लाल रंग में होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वही है, प्रकाश संश्लेषण का दर किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो वह लाल रंग में अधिक होता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल प्रकाश में कौन सा रंग ग्रहण करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नीला, बैगनी, लाल या उपयुक्त सभी। तो जो क्लोरोफिल होते हैं यह प्रकाश के रंग में सभी रंग को ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी रंग को जो है क्लोरोफिल प्रकाश में ग्रहण करते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होते हैं? तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड जो तीनों है ऑप्शन में, ये तीनों आवश्यक होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका डी आप इसे टिक लगा लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो जो हम लोग लीची खाते हैं इसे खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा परितल पुंज, एरिल, भ्रूणपोष और बीज पत्र। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एरिल हो जाएगा, जो लीची का खाने योग्य भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, ये भ्रूणपोष खाने योग्य भाग होता है नारियल का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आवृत्ति बीजों में निषेचन त्रियक संलयन होता है तो अन्य वर्ग के पौधे में किस प्रकार का संलयन होता है? अगर कोई भी आवृत्ति बीजों में निषेचन त्रियक संलयन होता है तो अन्य वर्ग के पौधे में किस प्रकार का संलयन होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय संलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषेचित अंड क्या कहलाता है? तो निषेचित अंड जो है क्या कहलाता है, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। यह जो है युग्मनज कहलाता है, निषेचित अंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परागण कितने प्रकार से होते हैं? तो परागण जो होते हैं यह 2 प्रकार से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पत्तों या पत्ता का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पत्तों या पत्ता का जो प्रमुख कार्य होता है यह प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाना इनका प्रमुख कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भूमिगत तने का रूपांतरण का उदाहरण क्या है? यानी भूमिगत तने का रूपांतरण, यानी जो जड़ के अंदर या फिर जड़ से जो ऊपर रहते हैं, इसे रूपांतरण का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यह जो है अदरक भी हो जाएंगे, प्याज भी हो जाएंगे और आलू भी हो जाएंगे, जो भूमिगत तने का रूपांतरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ता, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह जो अध्ययन है इसे हम लोग पादप आकारिकी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से रोजेसी कुल का पौधा कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन है, आप इसे टिक जरूर कीजिएगा। जो रोजेसी कुल का पौधा होता है इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, स्ट्रॉबेरी होता है रोजेसी कुल का पौधा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से
सोलेनेसी कुल का पौधा कौन सा होता है? तो सोलेनेसी कुल का जो पौधा होता है यह धतूरा होता है, जो भोले बाबा पे चढ़ाया जाता है धतूरा, यह जो है सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंपोजिट कुल का पौधा कौन सा है? जो कंपोजिट का कुल का पौधा होता है यह जो है आपका सूरजमुखी होता है, कंपोजिट कुल का पौधा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी। अगला प्रश्न है, निम्न में से मालवेसी कुल का पौधा कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुड़हल जो होते हैं यह मालवेसी कुल का पौधा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रूसीफेरी कुल का पौधा कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सलजम जो होता है यह क्रूसीफेरी कुल का पौधा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, पारिस्थितिकी हो जाएगा, जैविक समुदाय हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पारिस्थितिकी हो जाएगा, जिनके अंतर्गत जो है जीव विज्ञान का जीवधारियों और उनके वातावरण के परिस्थितियों का संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ट्राइलियम का जो गुणसूत्र होता है ये सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शैवाल में जो है सबसे छोटा गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो सबसे छोटा पुष्प अगर पूछ दिया जाए तो ये वुल्फिया पुष्प हो जाएंगे, जो सबसे छोटा पुष्प होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देख लीजिए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोडेसिया जो होता है यह सबसे बड़ा फल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ा पत्ता वाला पौधा कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बैक्टीरिया रिजिया जो होता है यह सबसे बड़ा पत्ता वाला पौधा होता है, बैक्टीरिया रिजिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कॉफी देने वाला पौधा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉफिया अरेबिका जो होता है यह कॉफी देने वाला पौधा होता है, इससे कॉफी प्राप्त किया जाता है कॉफिया अरेबिया से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोको देने वाला पौधा कौन सा होता है? जो कोक होता है इसे देने वाला कौन सा पौधा है? यह आपका हो जाएगा थियोब्रोमा केकुओ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा थियोब्रोमा केकुओ का जो पौधा होता है ये कोको देने वाला पौधा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अफीम देने वाला पौधा कौन सा है? तो अफीम देने वाला पौधा जो होता है पेपावर सोमेनिफेरम जो होता है यह अफीम देता है इस पौधे से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंवले में निक्रोसिस रोग किस तत्व की कमी के कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोरोन तत्व के कमी के कारण जो है आंवले में निक्रोसिस रोग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, धान में खैरा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, धान में जो खैरा रोग है यह जस्ता के कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, नींबू में लिटिल लीफ रोग किस कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तांबा के कमी के कारण जो है नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, गेहूं का टुंड रोग का कारण क्या है? इसका गेहूं का जो टुंड रोग होता है इसका मुख्य कारण होता है केरनोबैक्टीरिया टेट्रिक के कमी के कारण जो है गेहूं में टुंड रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, किस रोग के कारण पत्तियों के नीचे भाग मुरझाकर मुड़ जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं का टुंड रोग जो होता है इसके कारण जो है पत्तियों का गिर के या फिर नीचे झुककर मुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, किस रोग से पत्ते पर छोटा सा जलांध्र संरचना हो जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्लैक ऑफ आर्म काटन के कारण जो है पत्तों पर छोटा सा जलांध्र संरचना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, किस रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है जिसके कारण जाइलम पर भूरा रिंग
बन जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू का सैथिल रोग जो होता है, इन्हें रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है, जिनके कारण जो है जायलन पर भूरा रंग बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आलू का सैथिल रोग। अगला प्रश्न है, जिस रोग के कारण पत्तियों में चितकबरापन तथा बौनापन लक्षण प्रदर्शित होता है, तो किन रोग के कारण? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेटोटो मैजिक के कारण जो है ये सभी गुण दिखने मिलता है पत्तियों में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रोग के कारण पत्तियों सिकुड़ जाते हैं तथा छोटे हो जाते हैं और पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तंबाकू का मैजिक रोग के कारण जो है मोजेक रोग के कारण जो है यह पत्तियां सिकुड़ जाते हैं तथा छोटा हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू का मोजेक रोग के कारण। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन का उपयोग घायल कोशिका में होता है जिससे पौधे का जख्म भरा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रामेटुअन के कारण जो है, ट्रामेटुअन जो पदार्थ होते हैं जिनके कारण जो है घायल कोशिका के जख्म को भरे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्रामेटुएन। अगला प्रश्न है, निम्न में से फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरिजेंस को जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एथिलीन हार्मोन जो होता है यह गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिथाम के द्वारा जो है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिलर के द्वारा जो है साइटोकाइनिन का खोज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक कुरोसावा ने पादप हार्मोन जेबरेलिनस का खोज किया था, साल किस ईस्वी में किया था? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 1926 ईस्वी में जो है जेबरेलिन्स का खोज किया गया था कुरोसावा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी। अगला प्रश्न है, संघ कार्डेटा के प्रमुख लक्षण क्या है? जो संघ कार्डेटा है इनके प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका प्रमुख लक्षण हो जाएंगे ये चारों, यानी इनमें नालदा तंत्रिका रज्जु अवश्य पाए जाते हैं, इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं, इनमें नोटोकाई उपस्थित होते हैं। ये तीनों अवस्था जो है पाए जाते हैं संघ कार्डेटा में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से संघ इकाई नोमेट्रा का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ब्रिटिल स्टार का होना एक उदाहरण है, समुद्री आचार्य का होना भी उदाहरण है, सितारा मछली का भी होना यह उदाहरण होता है संघ इकाइनोमेट्रा में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संघ मोलस्का का उदाहरण है? मोलस्का का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा घेंगा जो होते हैं यह संघ मोलस्का का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा घोंघा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलचट्टा जो होते हैं ये आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केचुए में कितने जोड़े हृदय पाए जाते हैं? तो केचुए में जो है 4 जोड़े, यानी जिस तरह मानव शरीर में चार चेंबर होते हैं हृदय में, उसी तरह केचुए में भी 4 जोड़े हृदय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और मेढक में जो है 3 जोड़ा हृदय पाए जाते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एनिलिडा का उदाहरण है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नेरिस, जोंक और केचुआ, ये तीनों जो है एनिलिडा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संघ एसके हेल्थीमिनीज का उदाहरण है? ये थोड़ा हिंदी उटपटांग है, आप इसे पढ़ लीजिएगा प्लीज। तो इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है गोल क्रीम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से, ये भी थोड़ा उटपटांग हिंदी है, प्लेटेहेथ्लिमिनीज का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
रिया जो होता है, प्लेनेरिया जो होता है, ये प्लेटेहेल्मिन्थ का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संघ सिलेंड्रेटा का उदाहरण है? तो सिलेंड्रेटा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रा जो होता है, ये सिलेंड्रेटा का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संघ पेरिफेरा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रा ही होता है, जो पेरिफेरा का भी उदाहरण, पोरेफेरा या पेरिफेरा का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संघ एस्केलेप्सिस का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार नाल अस्पष्ट होते हैं, जिसमें मुख्य तथा गुद्दा दोनों होते हैं। शरीर द्विपार्श्विक समस्तीय त्रिस्तरीय होते हैं, लंबे बेलनाकार और अखंडीय क्रीम का होते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। संघ एस्केलेप्सिस का प्रमुख लक्षण, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संघ प्लेटेहेल्मिन्थ का प्रमुख लक्षण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी हम नहीं करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उप जगत में विभक्त किया गया है? तो जो संसार के समस्त जंतु जगत है, उसे कितने उप जगत में विभक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जगत में उसे विभक्त किया गया है, जिसे पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितना प्रतिशत ही स्वच्छ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2.5 या 3% के उपलब्ध में जो है जल स्वच्छ रूप में पाए जाते हैं पृथ्वी पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अजैविक घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जलवायु, कारण, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, ये तीनों जो है अजैविक घटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता को कितने प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, वह घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्पाद। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे 3 भागों में विभक्त किया गया है पारिस्थितिकी तंत्र को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 भागों में। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक नजर से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र को कितने घटकों में बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 घटकों में बना होता है संरचनात्मक नजर से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 घटकों का। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉन्सले के द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्री शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा टॉन्सले। अगला प्रश्न है, रचना एवं कार्य का नजर से विभिन्न जीवों के वातावरण का मिला जुला इकाई को क्या कहते हैं? तो इस इकाई को जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान में निवास करने वाला विभिन्न समष्टिकों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जैविक समुदाय उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, WBC का पूरा नाम क्या है? तो आप इसे एक बार अच्छा से देख लीजिए, आप खुद भी इसे टिक मार सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कर्पल्सल्स ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो लोग 4400 मीटर का ऊंचाई पर होते हैं, जो लोग 4200 मीटर ऊंचाई पर होते हैं, उनके आरबीसी में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 30% का वृद्धि हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, सोते व्यक्त मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5% जो है कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्र किसे कहते हैं? तो फिलिया या आखिरी दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का कर्व स्तर जो है फिलिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन, यानी 20 से 120 दिन के बीच में होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? तो यह हिंदी में लिखा हुआ है, आरबीसी का पूरा नाम लाल रक्त कण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो रुधिराणु को जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, जिसमें से आपका हो जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। ये 3 भागों में बांटा गया है रुधिराणु को। अगला प्रश्न है, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60% भाग जो है ये प्लाज्मा अवस्था में होता है, और 40% भाग जो है ये रुधिराणु के अवस्था में होता है, जिसका 3 भाग होते हैं, आपको पीछे हमने बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60%। अगला प्रश्न है, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं रक्त में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ लीटर, यानी 1/2 लीटर का कमी होता है महिलाओं के तुलना में पुरुषों में खून की कमी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा हाफ लीटर। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के औसतम कितना रक्त होता है? जो एक वयस्क मनुष्य होते हैं उनका औसतम कितना रक्त होता है उनके शरीर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? यह जो है लगभग 7% भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तरल संयोजी उत्तक होता है मानव रक्त। जो मानव का जो रक्त होता है यानी खून होता है, यह तरल संयोजी उत्तक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से चेतना उत्तक किसे कहा जाता है? तो चेतना उत्तक जो है यह तंत्रिका उत्तक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो इसे आप याद रखिएगा 639। इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे ही ट्रिक से याद रखिएगा 639। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 639 मांसपेशियों पाए जाते हैं मानव शरीर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 639। अगला प्रश्न है, पेशी उत्तक निम्न में से कौन सा है? जो पेशी उत्तक होते हैं यह निम्न में से उपयुक्त सभी जो रेखीय होते हैं और हृदय पेशीय और अरेखित पेशीय उत्तक होते हैं। तो ये तीनों इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है ये कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका कोलकाता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ का डेटा के पक्षी वर्ग में हृदय कितने वेशमी होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 वेशमी का होता है संघ का डेटा के पक्षी वर्ग में हृदय। तो 4 चेंबर का होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, 3 से 4 का डेटा में रख लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे एम्फीबिया वर्ग में अगर एम्फीबिया वर्ग अगर आपको पूछ दिया जाए तो ये 3 वर्ग में 3 वेशमी में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर संघ का डेटा में एम्फीबिया पूछ दिया जाए तो वो 3 वेशमी में होगा, और अगर कार्डेटा के पक्षी वर्ग में पूछ दिया जाए तो वो 4 वेशमी में होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संघ का डेटा के पक्षी का वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो वो यह उदाहरण हो जाएगा चिड़िया, कौवा, मोर। ये तीनों जो है संघ का डेटा के पक्षी वर्ग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, संघ का डेटा के सरीसृप वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो यह उदाहरण जो है कछुआ हो जाएंगे, घड़ियाल हो जाएंगे, छिपकली, ये तीनों हो जाएंगे उदाहरण संघ का डेटा के सरीसृप वर्ग का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, मेढकों को टटराहट वास्तव में किसके लिए पुकारा होता है? जो मेढक टटराते हैं या वास्तव में किसके लिए पुकार होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह मैथुन के लिए पुकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संघ का डेटा के मत्स्य वर्ग का उदाहरण कौन सा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लियोडन जो होता है संघ का डेटा का मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, संघ का डेटा में वर्गीकरण के अनुसार कितने वर्ग हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 वर्ग होते हैं संघ का डेटा के वर्गीकरण के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, छोटी आंत लगभग कितना मीटर लंबा होता है? तो छोटी आंत जो है लगभग 7 मीटर का लंबा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, हृदय का रक्त पंप करने का क्षमता प्रति लीटर प्रति मिनट कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4.5 लीटर प्रति मिनट होता है हृदय द्वारा रक्त पंप करने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग कितना हवा अंदर ले जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 500 मिलीमीटर लीटर जो होता है यह हवा को अंदर ले जा सकता है एक वयस्क व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, गुर्दा का भार लगभग कितना होता है? जो हमारा किडनी होता है इसे हम लोग गुर्दा कहते हैं, इसका लगभग कितना भार होता है? तो यह भार जो है 150 ग्राम का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हालांकि कई क्वेश्चनों में आपको 140 ग्राम का लिखा होगा तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संतान को जन्म देने के बाद स्त्री का गर्भाशय का भार कितना हो जाता है? तो स्त्री का गर्भाशय का भार जो है यह 100 ग्राम का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसने कभी संतान को जन्म ना दिया है उनका गर्भाशय का भार कितना होगा? तो उनका गर्भाशय का भार जो है यह 50 ग्राम का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितने कोशिकाएं नष्ट होती है? तो यह लगभग में पूछ रहा है मेरे दोस्तों, ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है। तो यह जो आपका हो जाएगा 1.5 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है जो शरीर के बाह्यतम क्षेत्रफल का कितना गुना होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 गुना बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे तेज तांत्रिक आवेग कितना होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 532 किलोमीटर प्रति घंटा जो है सबसे तेज तंत्रिका आवेग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और ये लास्ट प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुरुष के क्रोमोसोम पर जो है क्रोमोसोम पे लिंग निर्धारण होता है किसी बच्चे का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। मेरे दोस्तों, कुछ क्वेश्चनों को पढ़ने में हमें असुविधा भी हुई तो आप इसे माफ कीजिएगा, और नहीं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को, क्योंकि हमें कम समय में आपको बहुत सारा क्वेश्चन को बताना था। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।